तो गाइस बात साइटोलॉजी में न्यूक्लियस तक हो गई थी और न्यूक्लियस में मैंने अंदर का इंटरनल माइक्रोस्कोप लगा के देखा तो मैंने क्रोमेटिन नेट को देखा। कुछ बच्चा मेरे से कहने लगा सर कि क्रोमेटिन का नेट, क्रोमेटिन का धागा वही कलर धागा जिसे एसिटोकार्बीन डाई से सबसे पहले स्टेन किया था फ्लेमिंग ने। उन्होंने कहा अगर वही धागा बार बार फोल्ड होता जाए, कंडेंस होता जाए, इतना कंडेंस हो जाए कि गांठ सी बन जाए बेटा, इतना कंडेंस होता जाए, वो क्रोमोजोम कहलाता है। आइए हेडिंग डाली जाए बेटा, क्रोमोजोम्स। जी हाँ, क्रोमोजोम। अब एक तो होता नहीं, एक से ज्यादा होते हैं तो क्रोमोजोम्स कह रहा हूं मैं। बेटा देखो, क्रोमा बोले तो कलर और जोम बोले तो बॉडी, और क्रोमेटीन का मतलब था क्रोमा मिस कलर और टीन मिस धागा। अरे वही कलर धागा फोल्ड होकर ऐसा बूल जैसा गुच्छा नहीं बना लेगा। अगर ऐसा है, गोला बना लिया, उसने आकार बढ़ा लिया, अपना आकार बढ़ा लिया बेटा, फोल्ड होकर कंडेंस होकर। एक बात बताओ, चाशनी में कोई धागा पड़ा है, मैं साइड पे बैठ के उसे फोल्ड करने लगा और फोल्ड होकर मुझे गुच्छा सा मिल जाएगा, और जो गुच्छा सा मुझे मिला ना वही क्रोमोजोम्स कहलाता है। पहले तो देखो, ध्यान रखना, बड़े ध्यान देने वाली बात है। इट इज हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। इट इज हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। जी हाँ, ये कुछ नहीं, ये हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन है। यानी जो क्रोमेटिन मतलब कलर धागा होता है वही हाईली कंडेंस हो जाता है तो वो क्रोमेटिन बन जाता है। पहली तो एक बात बताओ, जब सेल इंटरफेज में थी, रेस्टिंग फेज में थी, तब कंडेंस नहीं हो रही थी। एट द टाइम ऑफ द डिवाइडिंग, मैं कह दूं बेटा, एट द अभी कब बन रहा था? एट द टाइम ऑफ डिवाइडिंग, जब समय डिवाइड का आ गया ना, जब डिवाइड करने का समय आया तब ये बना है। द बेस्ट स्टडी ऑफ द क्रोमोजोम कहाँ डिवाइड होता है? जब सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन की फेज होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। माइटोसिस हम बताएंगे सेल डिवीजन में, तब बताएंगे इसकी अलग अलग फेज होती हैं। बेस्ट स्टडी ऑफ द क्रोमोजोम साइज इज इन मेटाफेज। द बेस्ट स्टडी ऑफ द क्रोमोजोम एट फेज ऑफ सेल डिवीजन इज मेटाफेज एंड शेप ऑफ द क्रोमोजोम इन एनाफेज। लिखो बेटा, द बेस्ट study of chromosome in metaphase of cell division, क्योंकि सेल डिवीजन की कुछ फेजेस होती हैं, लाइक प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज। मेटाफेज में हाईली कंडेंस क्रोमोजोम हो जाता है, और जब ज्यादा कंडेंस हो जाएगा हमें बैरन आंखों से अच्छी तरीके से दिखाई देगा, नंगी आंखों से अच्छी तरीके से दिखाई देगा, तो मैं ज्यादा सुटेबल स्टडी कर सकता हूं। इसलिए मेटाफेज को मैं बेस्ट फेज बोलता हूं। किसके लिए? सुटेबल स्टडी ऑफ क्रोमोजोम एंड शेप ऑफ द स्टडी एंड शेप ऑफ क्रोमोजोम बेस्ट सीन इन बेटा एनाफेज। कहां पर? एनाफेज। शेप, कैसा शेप होता? शेप की बात मैं कैसे कर रहा हूं? शेप क्या है? सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर अलग अलग प्रकार के क्रोमोजोम्स होते हैं। उसके शेप की स्टडी को बेसिकली कहां कर सकता हूं? एनाफेज में। लेकिन आप एनाफेज ध्यान मत दो, लेकिन सबसे अच्छी सुटेबल स्टडी के लिए जो साइट है बेटा वो है मेटाफेज साइट, क्योंकि मेटाफेज में क्रोमेटिन इतना कंडेंस हो जाता है कि बेस्ट क्रोमोजोम बन जाता है। इसी बेटा हम कहते हैं। इसके बाद आती है बेटा, क्या कुछ टर्म आते हैं जैसे कि जीनोम, जीन पूल। देखो ये क्या टर्म है, इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल तो यही है, क्रोमोजोम ही है। अभी क्रोमोजोम ही जेनेटिक मटेरियल डीएनए का धागा है, क्रोमेटिन्स है। ये कई बार फोल्ड होता है, इतना फोल्ड होता है डिवीजन के समय, क्योंकि इसको अब डिवीजन करना होता है, अलग अलग सेल में जाना होता है, यानी हिप्लॉइड कंटेंट और डिप्लॉइड कंटेंट होना होता है। अगर मैं मियोसाइट में अगर मियोसिस करता हूं तो एन बनाता है, 2n से जब एन बनता है तो क्रोमोजोम आधे आधे हो जाएंगे। इसलिए बेटा जिसके क्रोमोजोम का नंबर आधा हिप्लॉइड कंटेंट, क्रोमोजोम का नंबर डबल डिप्लॉइड कंटेंट। क्या हिप्लॉइड कंटेंट, कितने डिप्लॉइड कंटेंट, किसमें कितने क्रोमोजोम होते हैं, आओ चर्चा थोड़ी सी देखते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने हमें क्रोमोजोम नंबर के बारे में बताया है। जो हमारा गैमीट बनता है भाई मियोसिस से, इसके पूरे के पूरे क्रोमोजोम के सेट को मैं जीनोम कहता हूं। मैं कह दूं एन, हैप्लॉइड सेट ऑफ जीनोम, हैप्लॉइड बोले तो एन, हैप्लॉइड सेट ऑफ
क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीनोम। कॉल्ड जीनोम, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीनोम। हैप्लॉइड सेट मतलब उसके स्पर्म, जैसे मैं हमारे स्पर्म के अंदर जो क्रोमोसोम के नंबर होंगे ना 23 होंगे, वो पूरे के पूरे क्रोमोसोम का नंबर जीनोम कहलाएगा। समझ रहे हैं? अब हम एग्जांपल देके समझेंगे बेटा इसका क्या है जीनोम। जैसे सपोज करो ऑर्गेनिजम्स का नाम, यहाँ पर 2n का सेट कितना होगा, ये n का सेट कितना होगा, जो n का सेट होगा ना उसे हम जीनोम बोलते हैं, ठीक है ना। ये 2n से n कम मिलता है बेटा, बाय म्यूसिस बनता है। या फिर n के सेट को हम गैमीट भी बोल सकते हैं, गैमीट में कितना होगा। इसके कुछ एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी दे रखी है रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में, तो हम भी लिखेंगे। सबसे पहले बात आती है ह्यूमन बीइंग्स की। ह्यूमन बीइंग के डबल सेट में जो डिप्लॉयड कंटेंट होता है उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा? 46। लेकिन जब आफ्टर ग्रोइंग आफ्टर द म्यूसिस के बाद कितने रह जाते हैं? कितने रह जाते हैं म्यूसिस के बाद? म्यूसिस के बाद बेटा ह्यूमन जीन 23, आधा सेट होगा। जो आधा से 23 का सेट होता है ना उसे ही मैं क्या कहूंगा? जीनोम कहता हूँ। इसके बाद आती है हाउसफ्लाई। हाउसफ्लाई में यहाँ पर 12 हैं तो गैमीट के सेट में 6 हो जाएंगे। उसके बाद सबसे ज्यादा आता है ओफियोग्लोसिस नाम के फर्न में, ओफियोग्लोसस, इसे मैं टर्न फर्न के नाम से भी जानता हूँ। इसके अंदर बेटा 1260 होते हैं डबल सेट में, और लेकिन सिंगल सेट में कितने हो जाएंगे बेटा? 630। सिंगल सेट में कितने हो जाएंगे बेटा? 630। इसके बाद आता है मेज, मक्का। मक्का में यहाँ डबल सेट में 20, यहाँ सिंगल 30। यानी कि हम यहाँ पर याद नहीं करा रहे, याद अपने आप कर लेना जो कि एनसीईआरटी की टेबल है उसमें दिया हुआ, क्योंकि इससे क्वेश्चन वैसे आते नहीं, आ भी जाए तो पता नहीं। ह्यूमन बीइंग हाउसफ्लाई ओफियोग्लोसिस मेज, हमने क्या किया इसके डबल सेट होता है ना, पूरा का पूरा सेट है, क्रोमोसोम का पूरा सेट है, उसमें डिप्लॉयड बोलते हैं। उसके अंदर अब होगी म्यूसिस। बेटा धीरे धीरे मेयोसिस और माइटोसिस टर्म में यूज कर रहा हूं, मेटाफेज एनाफेज। अब इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा सेल डिवीजन ही होगा। बेटा जब उसमें म्यूसिस होती है तो इसका आधा कंटेंट बच जाता है और आधे कंटेंट एक सेट में जाता है। उस एक सेट को जिसके अंदर आधा कंटेंट हैप्लॉइड कंटेंट है उसे ही मैं जीनोम कहता हूँ। क्या कहता हूँ? जीनोम। एक टर्म मैंने बोला था भी जीन पूल, किसी एरिया में रहने वाले किसी एक प्रकार के एनिमल्स पॉपुलेशन कहलाती है। सिंगल टाइम में दिए हुए एरिया में दिए हुए टाइम में किसी एक एरिया में जितने एनिमल्स रह रहे हैं वो वहाँ की पॉपुलेशन है, और उसके सारे के सारे जेनेटिक मटेरियल को मिला दूं वो हमारा जीन पूल कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन पूल कहलाता है। वो बात अलग है, हम आगे करेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना, याद करना। हमें गैमीट के सेट को देखा। अब हम देखें टाइप ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ द पैटर्न ऑफ सेंट्रोमियर। टाइप ऑफ क्रोमोसोम, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, देखो सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर टाइप ऑफ क्रोमोसोम देखा है। ऐसा नहीं है, इससे क्वेश्चन आते हैं, नीट में क्वेश्चन आया था बेटा बहुत सुंदर। टाइप ऑफ क्रोमोसोम एट द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, टाइप ऑफ क्रोमोसोम बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर पोजीशन। सेंट्रोमियर पोजीशन, सेंट्रोमियर बेटा एक प्रकार का है क्या? हेट्रोक्रोमेटिन है। जी हाँ, सेंट्रोमियर एक प्रकार का हेट्रोक्रोमेटिन है। मैंने पढ़ा था एक ऐसा हेट्रोक्रोमेटिन जो हर एक सेल के अंदर पाया जाएगा। ऐसे हेट्रोक्रोमेटिन को मैं कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन कहता हूँ। ये भी बेटा 3 प्रकार के होते, 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। नंबर 2 एक्रोसेंट्रिक। नंबर 3 बेटा होता है मेटा सब मेटासेंट्रिक, और नंबर 4 बेटा होता है मेटासेंट्रिक। बहुत सुंदर, बहुत जो सुन पा रहे हैं आप, बहुत अच्छा सुन पा रहे हैं। ये मेटासेंट्रिक है। सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर है ये। अगर सेंट्रोमियर की पोजीशन टर्मिनल लोकेटेड टिप ऑफ द क्रोमोसोम पर होगी तो ऐसे क्रोमोसोम को मैं टीलोसेंट्रिक कह रहा हूं। जैसे अब देखो, नोट करने की कोशिश करना, ये है सेंट्रोमियर आपका, ये टिप पर है, ये एक भुजा है क्रोमोसोम की, ये दूसरी भुजा है क्रोमोसोम की। अगर टिप पर है, ये टिप पर है, दोनों भुजा के टिप पर है क्या? क्रोमोसोम की। जो क्रोमोसोम की पोजीशन दोनों भुजा के टिप पर है बेटा, तो ऐसे को मैं टीलोसेंट्रिक बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? टीलोसेंट्रिक बोल रहा हूँ। जी हाँ, कोई किसी क्रोमोसोम की पोजीशन अगर किसी एक क्रोमोसोम की पोजीशन दोनों के ऊपर है तो ऐसे को हम टीलोसेंट्रिक कह रहे हैं। मतलब ये क्रोमोसोम है, ये अपनी लॉन्ग आर्म होगी, शॉर्ट आर्म होगी, है ना। यहाँ पर शॉर्ट आर्म तो है ही नहीं। अरे यहाँ पर कुछ शॉर्ट आर्म दिख रही है क्या? नहीं। तो देखो पहली बात तो ये क्वेश्चन आया था जब क्रोमोसोम डिवाइड करते थे एक्रोसेंट्रिक देखते हैं। यहाँ एक्रोसेंट्रिक क्या है? इसकी जो एक्रोसेंट्रिक देखते हैं, एक्रोसेंट्रिक बेटा ये है अंदर की तरफ होता है, थोड़ा सा, मतलब एक भुजा से थोड़ा सा क्लोज टू वन एंड,
तो वो हो गया एक्रोसेंट्रिक। अब देखो एक्रोसेंट्रिक, ये तो शॉर्ट आर्म हो गई, यहाँ तो शॉर्ट आर्म है ही नहीं भैया, यहाँ तो शॉर्ट आर्म है नहीं, ये अपनी लॉन्ग आर्म हो गई। इसे डिनोट नॉर्म के हिसाब से लॉन्ग आर्म शॉर्ट आर्म क्या नाम दो, तो यहाँ पर शॉर्ट आर्म को मैं पी बोलता हूँ और लॉन्ग आर्म को हम क्यू बोलते हैं। बेटा देखो शॉर्ट आर्म को मैं पी बोलता हूँ, लॉन्ग आर्म को हम क्यू बोलते हैं। ये नीट में क्वेश्चन आया था, साला ऐसा लगता है कि लॉन्ग आर्म को हम पी बोलेंगे, शॉर्ट आर्म को क्यू बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, अपोजिट होता है बेटा। तो शॉर्ट आर्म होता है उसे पी बोलते हैं, लॉन्ग आर्म होता है क्यू बोलते हैं। पी और क्यू के रेशियो को, जी हाँ बेटा बड़े आपने सही कहा, लॉन्ग आर्म शॉर्ट आर्म के रेशियो को ही हम, क्यू और पी के रेशियो को ही हम आर्म रेशियो कहते हैं। और सबसे ज्यादा आर्म रेशियो जो आपको मिलता है वो एक्रोसेंट्रिक में मिलता है। किस में मिलता है? क्यू और पी के रेशियो को में हम क्या कहते हैं बेटा? आर्म रेशियो। कौन सा रेशियो? आर्म रेशियो। और सबसे ज्यादा आर्म रेशियो मैक्सिमम इन एक्रोसेंट्रिक। मैं लिख दूं बेटा, लिख दूं आर्म रेशियो मैक्सिमम इन एक्रोसेंट्रिक, आर्म रेशियो मैक्सिमम इन एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक मतलब देखो टीलोसेंट्रिक में होना चाहिए था, लेकिन टीलोसेंट्रिक में छोटी आर्म ही नहीं है साली। छोटी आर्म होनी चाहिए तभी तो, क्योंकि बड़ी से छोटी में बाहर करेंगे तभी तो आएगा, लेकिन छोटी आर्म नहीं। तो सबसे ज्यादा आर्म रेशियो एक्रोसेंट्रिक मान। सब मेटासेंट्रिक देखो, सेंट्रोमियर की पोजीशन मिड से थोड़ा सा ऊपर या नीचे होती है तो सब मेटासेंट्रिक कहलाती है। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जैसे ये है, थोड़ा सा ऊपर नीचे, मिड में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे, मिड से ऊपर थोड़ा हो तो वो सब मेटासेंट्रिक कहलाएगी। और मेटासेंट्रिक बोले तो सेंट्रोमियर की पोजीशन जस्ट बीच में हो बेटा, जस्ट बीच में हो, बराबर भुजाओं में बांटे, तो इसे मैं मेटासेंट्रिक कहलाता हूँ या फिर मेटासेंट्रिक कहलाता हूँ। अरे देखो जब सेम मेटासेंट्रिक होता है तो ये एल शेप होता है, एल शेप, कैसा? एल शेप होता है, क्योंकि यहाँ पर मेटासेंट्रिक यहाँ है, यहाँ पर सेंट्रोमियर है, इसकी एक भुजा ज्यादा एक भुजा कम, यानी एल शेप क्रोमोसोम कौन सा हो जाता है? सब मेटासेंट्रिक। क्योंकि मेटासेंट्रिक की वैल्यू जो सेंट्रोमियर होता है वो बीच से थोड़ा पास में होता है, बीच के कंडीशन से थोड़ा पास में होता है, इसलिए मैं सब मेटासेंट्रिक बोल रहा हूँ। और सब मेटासेंट्रिक को बेटा हम एल शेप भी कहते हैं। एल शेप कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बीच में। अब देखो सबसे बड़ी बात बताऊं, कभी कभी क्या होता है जब हम क्रोमोसोम की डिस्कवरी करते, इसके अंदर एक कुछ नहीं, ये धागे हैं बेटा। किसके धागे हैं? डीएनए का धागा है, बस कंडेंस हो गया है तो ये क्रोमोसोम बन गया। देखो कभी कभी क्या होता है, इसी जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है, मैं इसको साफ कर दूं, सेकेंडरी सैटेलाइट के बारे में बात करूं, मैं सैटेलाइट की बात कर रहा हूं, सैटेलाइट या फिर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं। देखो ये मैंने क्रोमोसोम सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर क्रोमोसोम का बंटवारा कर दिया। आर्म रेशियो सबसे ज्यादा एक्रोसेंट्रिक में मिल रहा है, टीलोसेंट्रिक में शॉर्ट आर्म ही गायब हो गई। शॉर्ट आर्म को पी और लॉन्ग आर्म को मैं क्यू बोल रहा हूँ। देखो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो कोशिश सिर्फ मैं करके। कभी कभी प्राइमरी, देखो सेंट्रोमियर मिल रहा है, ये तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है ही, लेकिन कभी कभी बेटा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी मिलते हैं, बोले तो सेकेंडरी गड्ढा भी मिलते हैं। कॉन्स्ट्रक्ट मतलब इतना कंस्ट्रक्ट हो जाता है, जैसे मान लो ये क्रोमोसोम हमारा, ये है, मान लो कोई क्रोमोसोम्स है, लेकिन यहाँ पर ये बंद नहीं हुआ, यहाँ पर ये बंद नहीं हुआ, यहाँ पर और बेटा कंस्ट्रक्ट होकर मिला, ये बना ले लो। ऐसे होगा। अब देखो बच्चा जानता है, यहाँ पर जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मिल रहा है, इसके ऊपर जो काइनेटोकोर है, ये जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है ना, जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस है, इसे तो मैं सेंट्रोमियर कह रहा हूँ। और इसी सेंट्रोमियर के आधार पर मैंने क्रोमोसोम को 4 पार्टों में डिवाइड किया, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। लेकिन कभी कभी ये दूसरा भी मिल जाता है, जिसे हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब ये भी तो हेटेरोक्रोमेटन होगा, और इसके ऊपर का जो क्रोमोसोम होता है ना बेटा, इसे हम सैटेलाइट कहते हैं। जब क्रोमोसोम की डिटेल स्टडी करेंगे तब हम बताएंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के जो ऊपर का जो क्रोमोसोम होता है वो सैटेलाइट क्रोमोसोम कहलाता है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन तो होगा ही होगा, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करेगा क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम। समझ रहे हैं आप? इसके बाद क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं, कितना नंबर है, क्या शेप है, क्या इसका साइज है। इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं बेटा? एक स्पेशल टर्म दिया जाता है, उसे हम कैरियोटाइप कहते हैं। कैरियो माने क्रोमोसोम्स, कैरियो बोले तो बेसिकली न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का प्रकार, टाइप, यानी कि क्रोमोसोम की स्टडी हम करेंगे मेटाफेज में। सबसे बेस्ट सुटेबल स्टडी करने के लिए जो फेज है वो क्या है? मेटाफेज। तो क्या कैरियोटाइप है?
क्या आइडियोग्राम है? दो शब्द आते हैं, इसके ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को हम आइडियोग्राम कहते हैं और कैरियोटाइप कहते हैं। बारी बारी से पढ़ेंगे, हेडिंग डाली जाए। पहले कैरियोटाइप। कैरियोटाइप का मतलब हो गया in which branch study of all chromosome of a cell in each species। बड़े ध्यान रखने की कोशिश है, किसी पार्टिकुलर स्पीसीज में हम किसी सेल के अंदर सारे क्रोमोजोम की स्टडी करें, इसी ब्रांच को हम कैरियोटाइप कहते हैं, या इसी चीज को हम कैरियोटाइप कहते हैं। स्टडी ऑफ ऑल क्रोमोजोम इन ईच सेल a particular species is called karyotype। देखो, क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो देख, हर एक सेल है, उस सेल के सारे क्रोमोजोम की स्टडी कर रहा हूं मैं, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऊपर से देख रहा हूं, तो वही कैरियोटाइप कहलाता है बेटा। स्टडी, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी, यहाँ पे एक शब्द और जोड़ लो बेटा, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी। मतलब मैं ऊपर से स्टडी कर रहा हूं किसी भी एक क्रोमोजोम की, और वो सारे के सारे क्रोमोजोम की स्टडी ऊपर से करने पर वही कैरियोटाइप कहलाता है। ईच सेल ऑफ पार्टिकुलर स्पीसीज कॉल्ड कैरियोटाइप। सबसे बेस्ट साइट जो होती है उसकी बेस्ट स्टडी इन मेटाफेज। कौन सी फेज सबसे बेस्ट हम किस में पढ़ सकते हैं बेटा? मेटाफेज में कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है क्रोमोजोम सबसे अच्छा कहाँ दिखता है बेटा? मेटाफेज में दिखता है। कहाँ? मेटाफेज में दिखता है। जी हाँ। अब इसमें स्टडी किस किस की करते हैं? देखो, नंबर ऑफ क्रोमोजोम, दूसरा आता है बेटा साइज ऑफ क्रोमोजोम। तभी तो मैंने बोला कि पार्टिकुलर स्पेसिफिक है, क्योंकि हर एक स्पीसीज में नंबर अलग अलग होते हैं। जी हाँ, हर एक स्पीसीज में नंबर अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग हो साइज ऑफ क्रोमोसोम। अब देखो, अभी मैंने पढ़ा पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, दूसरा मैंने देखा अगर सेंट्रोमियर की स्टडी हो जाएगी तो आर्म रेशियो क्या होगा इसका? छोटा के बड़ा, सबसे बड़ा आर्म रेशियो किसमें? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में आर्म रेशियो मैंने देखूंगा। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहाँ है कि नहीं क्रोमोसोम में, ये हमें कौन बताता है? कौन सी ब्रांच? कैरियोटाइप। आर्म रेशियो का सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, और एक और अगला पॉइंट होता है बेटा बेंडिंग पैटर्न, कि क्रोमोसोम किस प्रकार से कितना झुका हुआ है, ये कैसे फोल्ड हो रहा है। ये हम सबसे ये तो हम स्टडी तो जब भी कर सकते हैं जब सबसे ज्यादा फोल्ड हो। बेटा सबसे ज्यादा फोल्ड हमें जिस अवस्था में मिलता है, जिस पेज में मिलता है, उस पेज का नाम क्या है? आपका अपना मेटाफेज। वहां पर मैंने स्टडी की, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करता हूं किसी एक सेल के, किसी एक स्पीसीज के। अब ऐसे ऑफिक्लोसिस के बारे में बात करूं तो उसमें ज्यादा क्रोमोसोम, तो वो कैरियोटाइप नहीं कहलाएगा, वो कैरियोटाइप नहीं कहलाएगा। दूसरे एक डेफिनेशन आती है बेटा इडियोग्राम, हेडिंग डालो इडियोग्राम। लेकिन पहले समझ लो, कैरियोटाइप में मॉर्फोलॉजिकल स्टडी हो रही है क्रोमोसोम की, यानी ये सेल पार्टिकुलर स्पीसीज को कैरियोटाइप। बेस्ट स्टडी इन मेटाफेज स्टेज में करते हैं, और किस किस की स्टडी करते हैं? रिलेटिव साइज कैसा, सेंट्रोमियर की पोजीशन कैसी है, आर्म रेशियो कैसी है, क्रोमोसोम्स का नंबर क्या है, ये हम स्टडी करते हैं। और जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं इस ब्रांच को हम कैरियोटाइप कहते हैं। दूसरी बेटा एक और ब्रांच है जिसे हम इडियोग्राम कहते हैं, हेडिंग डालो इडियोग्राम। देखो बेटा कैरियोटाइप में तो बस मैंने स्टडी की, क्या की? स्टडी की। दूसरा आता है इडियोग्राम। इडियोग्राम क्या है? कैरियोटाइप में तो मैंने बस स्टडी की, इडियोग्राम में क्या है बेटा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप, कितने क्रोमोसोम, क्या रेशियो, क्या कुछ एक स्पीसीज का, और वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दूं मैं, तो वही इडियोग्राम कहलाता है। तो मैं कह दूं बेटा, कह दूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप। जी हाँ, कैरियोटाइप का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वही इडियोग्राम कहलाता है। क्या कह रहा हूं मैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप इज कॉल्ड इडियोग्राम। कैरियोटाइप में मैंने नंबर पढ़ा, साइज पढ़ा, आर्म रेशियो पढ़ा, बेंडिंग पैटर्न पढ़ा, सेकेंडरी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पढ़ा, उसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन अगर करूं तो वो ब्रांच इडियोग्राम कहलाएगी। अब मैं अगर बोलूं बेटा कि इडियोग्राम के लिए बेस्ट स्टडी के लिए बेस्ट पेज कौन सी है? वही मेटाफेज। सिंपल सा आंसर है, चाहे इडियोग्राम हो कैरियोटाइप हो, दोनों के लिए बेस्ट स्टडी के लिए आंसर जो होता है वो आपका मेटाफेज है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप। देखो जिस प्रकार से कैरियोटाइप अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग होता है, तो इडियोग्राम भी तो अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग होगा। हाँ, तो मैं कहता हूँ इट इज यूनिक फॉर
यूनिक फॉर एवरी स्पीसीज, इट इज यूनिक फॉर एवरी स्पीसीज। अरे किसी स्पीसीज में ज्यादा क्रोमोसोम, किसी के अंदर कम क्रोमोसोम, तो ग्राफ भी तो अलग अलग आएंगे ना। हाँ, तो पहली बात तो यह है। दूसरा है ग्राफ फॉर्म बाय डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रोमोसोम साइज, साइज ऑफ क्रोमोसोम। ग्राफ इज अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ क्रोमोसोम, ग्राफ फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ क्रोमोसोम, साइज ऑफ क्रोमोसोम। बेटा साइज ऑफ क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ क्रोमोसोम, ग्राफ फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ क्रोमोसोम। बोले तो साइज कैसे, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन मैनर ऑफ डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बेटा हम इसको बनाते हैं। यानी कि मैं कह दूं बेटा फॉन्ट वाइज कह दूं सेक्स क्रोमोसोम प्लेस एट द लास्ट, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम छोटे होते हैं, एलोसोम छोटे होते हैं, इसलिए मैं कह दूंगा कि इन इडियोग्राम सेक्स क्रोमोसोम ऑलवेज प्लेस इन लास्ट। तो क्यों क्या कह रहा हूं मैं, इन इडियोग्राम ड्यू टू स्मॉल इन साइज, इन इडियोग्राम सेक्स क्रोमोसोम always present in last, always present in last, last बोले तो पीछे, सबसे पीछे, always present in last, सबसे पीछे पाए जाते हैं। क्यों, ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज। बिल्कुल, हमने यहाँ पर क्रोमोसोम के बारे में बात की। जी हाँ, हमने यहाँ पर बेटा क्रोमोसोम के बारे में बात की, कैसे क्रोमोसोम ऊपर से दिखाई देता है, क्रोमोसोम किस चीज का बना होता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का सेंट्रोमियर क्या होता है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस क्या होता है। अब देखो इसके अंदर डीएनए का धागा होता है, प्रोटीन होती है, स्टोन प्रोटीन होती है, नॉन स्टोन प्रोटीन भी होते हैं। सेंट्रोमियर के आधार पर मैंने देखा है एक प्रकार का हेटेरोक्रोमेटिन है जो कि इसके आरंभ भुजाओं को बंटवारा कर देता है, इसकी लंबी भुजा को क्यू और छोटी भुजा को हम प्यू बोलते हैं। आर्म रेशियो क्या होगा, कैरियोटाइप क्या होगा, इडियोग्राम होगा। मैंने क्या किया, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी स्ट्रक्चर कर लिया, यानी एक प्रकार से कैरियोटाइप पढ़ लिया। अब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम देखेंगे फर्दर आगे लेक्चर में। बने रहिए आप हमारे साथ अपने इस चैनल स्टडी विद मी, स्टडी विद पी के पर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।